नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ आरएस। खबरों में बढ़ने से पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का चौथा दिन, सीएम ने लगाया जनता दर्शन, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। ज्ञान वापी के 2 मामलों की आज सुनवाई, वाराणसी कोर्ट में साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगा आपत्तियां, 7 याचिका क्लब करने का आ सकता है फैसला। मुख्तार अंसारी की आज वाराणसी कोर्ट में पेशी होगी। 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड में ज़रह बहस होगी। आपको बता दें कि जल्द हो सकता है सजा पर फैसला। बीजेपी महानगर समिति की बैठक आज होगी। मोदी कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने पर बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। निकाय चुनाव की हार पर कांग्रेस का आज मंथन, प्रदेश अध्यक्ष खाबरी ने बुलाई बैठक। नई कार्यकारिणी के गठन में 40% ने छोड़ी पार्टी। यूपी के 17 जिलों में लू का अलर्ट, प्रयागराज झांसी दूसरे दिन भी सबसे गर्म, 30% ज्यादा गर्मी पड़ी। कल से बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज चौथा दिन है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने लगाया है जनता दर्शन। दूर दूर से फरियाद लेकर के फरियादी पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने एक करके सबकी फरियाद सुनी, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान एडीजी, कमिश्नर, आईजी, डीएम, एसएसपी, एसपी सब लोग सारे अधिकारी मौजूद रहे। गोरखनाथ मंदिर में लगातार जनता दर्शन, दूर दूर से फरियाद लेकर के पहुंचे थे फरियादी। सीएम योगी ने सभी लोगों की फरियाद सुनी और साथ ही साथ त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने सभी की फरियाद सुनी। आपको बता दें कि गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी, और जब भी गोरखपुर जाते हैं तो गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन ज़रूर होता है, जहां पर फरियादी लेकर के अपनी फरियाद लेकर के पहुंचते हैं फरियादी, और तमाम जो अधिकारी गण हैं वो इस दौरान मौजूद रहते हैं। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगा था। सीएम योगी की गोरखपुर दौरे का चौथा दिन है। सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन। दूर दूर से फरियाद लेकर के फरियादी पहुंचे। सीएम योगी ने सभी लोगों की फरियाद सुनी। सीएम योगी ने सभी लोगों की फरियादें सुनी और साथ ही साथ त्वरित निस्तारण के भी निर्देश दिए। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के गोरखपुर दौरे पर है। इस पर बात करने के लिए रामशंकर हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़े हैं। रामशंकर, जिस तरीके से लगातार जो है सीएम योगी अलग अलग जिलों में जाते रहते हैं और जब भी गोरखपुर जाते हैं जनता दर्शन जरूर करते हैं, इसको लेकर के आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? अनम्यूट कर ले रामशंकर अपने आप को। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर आज भी गोरखपुर थे और आज भी मुख्यमंत्री जो है सुबह उठते हैं और पूजा पाठ करते हैं और अपने पालतू जानवर और गायों की सेवा करने के बाद जनता दरबार में जाते हैं, जहां तकरीबन 300 से ज्यादा लोग भिन्न भिन्न शहरों एवं भिन्न भिन्न प्रदेश के भिन्न भिन्न जिलों से आए थे और सभी को एक एक करके उनकी समस्या को सुने और संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि तत्काल प्रभाव से इनका समस्या का निराकरण कर इनको आश्वस्त किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो है कल भी जनता दरबार लगाए थे, परसों भी, यानी कि ये जनता दरबार का तीसरा दिन था जो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से मिला और कल भी तकरीबन 400 से ज्यादा लोगों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी और परसों भी यही हाल रहा। परसों भी तकरीबन 400 से ज्यादा फरियादी जो है अपनी फरियाद देके मंदिर में आए थे और मुख्यमंत्री से मिले और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश दिया
कि जो है सभी का समस्या का निराकरण किया जाए, ताकि लोगों को कम से कम लोग मेरे पास पहुंचे। लेकिन एक बात और कहेंगे कि ये दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री का, और गोरखनाथ मंदिर में जब भी जनता दरबार लगता है तो इस तरह की भीड़ आम बात होती है। तो निश्चित तौर से ये जो भीड़ होती है कहीं ना कहीं अधिकारियों पर एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती है कि आखिर ऐसे जो जिन जिलों के अधिकारी हैं जो अपने काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना पड़ रहा है। जी, फिलहाल मुख्यमंत्री आज जो है अब से कुछ ही देर में महाराजगंज के लिए यहाँ से रवाना होंगे, वहाँ एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी रामशंकर जी, जिस तरीके से आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं, जनता से मिलते हैं, उनकी फरियाद सुनते हैं, इस दौरान जब सीएम योगी जनता से मिल रहे होते हैं तो कौन कौन से रैंक के अधिकारी उनके साथ मौजूद होते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जब निश्चित तौर से जब मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं तो यहाँ गोरखपुर के सभी आला अधिकारी, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे एसएसपी हों, चाहे एसपी सिटी हो, चाहे एडीजीपी हो, कभी कभी देखने को वहाँ मिलते हैं और आला अधिकारी वहाँ मौजूद रहते हैं। और निश्चित तौर से चूंकि मुख्यमंत्री का जनता दरबार होता है तो उसमें मुख्यमंत्री का गृह जनपद भी है, तो उसमें आला अधिकारियों का रहना संभावित भी है। जी रामशंकर जी, जिस तरीके से आपने बताया तमाम अधिकारीगण वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो जनता से एक डायरेक्ट कांटेक्ट रखने का, एक डायरेक्ट कनेक्शन रखने का ये सीएम योगी का एक बहुत ही ज़बरदस्त जो कह सकते एक तरीका है। और क्या कुछ बताना चाहेंगे, इस अहम बात क्या होती है सबसे ज़्यादा इस जनता दरबार में? दरबार में ज्यादातर लोग जमीन के मामलों को लेकर आते हैं, जिनकी जमीन का निस्तारण कई मामले होते हैं, चाहे वो गांव से जुड़े हों, चाहे पट्टादार से जुड़े हों, चाहे लोगों के जो है जमीन का जो मसला होता है उसको लेके जनता दरबार में आते हैं, या फिर अन्य समस्याओं को भी लेके लोग आते हैं और मुख्यमंत्री तक अपनी बात रखते हैं। मुख्यमंत्री संबंधित अधिकारी को जो है निर्देशित करते हैं। हालांकि इसको अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं, और अगर फरियादी एक से दो बार भी देखा, कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि एक ही फरियादी अपनी समस्या को लेकर दोबारा भी आया है और मुख्यमंत्री के टाइट करने के बाद जो है वो अधिकारी मामले को संज्ञान में लेता है। चूंकि निश्चित तौर से ये एक जनता दरबार, मुख्यमंत्री सीधे जनता से रूबरू होते हैं और जनता जब जनता दरबार में फरियादी पहुंचता है तो वो लोग बैठे रहते हैं और मुख्यमंत्री खुद चल के एक एक लोगों से अपनी उनकी समस्या जानते हैं और संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हैं। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं जरूर खटकती है कि जिन संबंधित अधिकारियों को ये बात निर्देशित की जाती है वो कितनी गंभीरता से इन बातों को लेते हैं और कितनी गंभीरता से इसका निस्तारण करते हैं। और निश्चित तौर से अगर गंभीरता अधिकारी पहले से दिखाते तो इस तरह से जनता दरबार में भीड़ नहीं देखी जाती। जी बहुत बहुत शुक्रिया रामशंकर जी, तमाम जानकारी हमारे साथ विस्तार से साझा करने के लिए। तो ये हमारे ब्यूरो चीफ थे रामशंकर, जिन्होंने बताया किस तरीके से जनता दर्शन सीएम योगी का जो वो कनेक्शन है वो जुड़ते हैं, आम जनता से मिलते हैं, उनकी फरियादें सुनते हैं और त्वरित निस्तारण के निर्देश देते हैं। वहीं एक और सीएम योगी के दौरे से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर महाराजगंज दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इस दौरान ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा में चौक बाजार भी पहुंचेंगे सीएम योगी। 11:30 बजे चौक पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर छावनी में करेंगे प्रसाद ग्रहण। रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर छावनी में करेंगे प्रसाद ग्रहण। साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम योगी। 3.5 घंटे रहने के बाद प्रस्थान करेंगे सीएम योगी। तो करीब 3.5 घंटा वो महाराजगंज में बिताएंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर के पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा चुकी है। महाराजगंज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा के चौक बाजार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे चौक पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर छावनी में करेंगे ग्रहण प्रसाद।
अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर बीजेपी महानगर समिति की बैठक आज होगी। आपको बता दें कि मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने पर यह बैठक की जाएगी। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी महानगर अध्यक्ष सभी पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। साथ ही साथ बीजेपी महानगर अध्यक्ष सभी पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी महानगर समिति की आज बैठक होगी। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूर्ण होने पर ये बैठक की जा रही है। इस बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। उनके साथ साथ बीजेपी महानगर अध्यक्ष सभी पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे लखनऊ से संवाददाता संगीत संगम हमारे साथ जुड़े हैं। संगीत, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि एक बैठक होगी मोदी के 9 साल पूर्ण होने पर, क्या कुछ जानकारी उसको लेकर के? सिद्दीकी, बिल्कुल बीजेपी की एक तरह बैठक है महानगर अगर का देखा जाए तो इसमें अमूमन है कि जो मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, इसको लेकर अभियान चला गया है और प्रदेश में तकरीबन 1 महीने तक एक अभियान चलाया गया है। आज जो है महानगर क्षेत्र की बैठक होनी है। इसमें मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में जितने योजनाएं जमीनी स्तर पर उतारा गया, जितने कार्य हुए हैं, उनके बारे में रूबरू किया जाएगा। खासकर इस बैठक में प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, इसके अलावा महानगर अध्यक्ष हैं, वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो राजधानी लखनऊ के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो साफ तौर से इसका संकेत कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव की तरफ ही जा रहा है, क्योंकि 1 महीने से भी कम के तौर पे अगर देखें तो है। इसको लेकर जो तैयारियां हैं जमीनी स्तर पर उतारने की बात किया जाए, जैसे ही नगर निकाय चुनाव खत्म हुआ उसके बाद सभी पार्टियां जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार हैं, उसी तरह बीजेपी भी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तैयारियां कर रही है। सांकेतिक तौर पे भले ही 9 साल के कार्यकाल को के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैठक होनी है वो सीधे तौर पे लोकसभा चुनाव को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो योजनाएं लंबे समय से या योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो योजनाएं लागू की या मोदी सरकार के 9 साल कार्यकाल में जो योजनाएं हैं वो घर घर तक कैसे पहुंची और वहां के लोग कैसे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। वोटर्स को अगर बात किया जाए तो अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग समुदाय के, तो वो कैसे जुड़े हुए हैं उनके बारे में एक तरह से बताया जाएगा। और वो जो लोग इस बैठक में शामिल होंगे उनको भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दिया जाएगा कि अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी को मजबूत करें। अलग अलग समुदाय के जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में जाकर पार्टी को मजबूत करें। इसके अलावा जो वोटर्स हैं अलग अलग समुदाय के, वो कैसे पार्टी के साथ जुड़े और इसमें भागीदारी हो। खासकर बीजेपी की ये भी टारगेट है कि लोकसभा चुनाव में खासकर प्रदेश की जो 80 सीटें लोकसभा की है, उस पूरी लोकसभा पे कहीं न कहीं बीजेपी की कब्जा हो, बीजेपी की प्रत्याशी जीत हो। इसको लेकर इस पे टारगेट किया जाएगा। इसमें मूल मंत्र भी दिया जाएगा कि किस तरह से पार्टी स्तर को कैसे मजबूत बनाया जाए। इससे पहले आप देखें कि लगातार एक तरह से प्रांतीय स्तर की जो बैठक हुई थी दिल्ली, नोएडा या फिर राजधानी लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र में, तो उसमें जो प्रदेश के पदाधिकारी थे, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा धर्मवीर प्रधान जो वो उसमें जो शामिल थे, उसमें भी कहीं न कहीं निर्देश दिया गया था। इसके अलावा एक चीज और हम बता दें सिद्दीकी, इस बैठक में निकाय चुनाव में जो हालांकि सभी निकाय नगर निगम के जितने भी मेयर थे वो 17 मेयर बीजेपी के खाते में आया, लेकिन कहीं न कहीं अलग अलग जगहों पर आप देखिए जो उससे नगर पंचायत की, नगर पालिका की बात किया जाए, जो सीटें नहीं जिस सीट पर उम्मीदवार इनके बीजेपी के नहीं जीत पाए हैं, उसकी समीक्षा भी कहीं न कहीं की गई थी। और उससे में कैसे बूथ स्तर को जो उम्मीदवार है वोटर्स के जैसे कैसे जीत अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, उस पर भी कहीं न कहीं फोकस किया जा रहा है। अलग अलग जो पार्टियां हैं वो अलग अलग एजेंडा अपनाती हैं, अलग अलग जो उनकी एक कार्यशैली है, जिस तरह से वोटर्स को लेकर जो अपनी कार्य प्रणाली बनाती हैं, तो कहीं न कहीं बीजेपी की भी है। लंबे समय से हमने देखा पसमानदा समुदाय के टारगेट को लेकर या उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो समुदाय है, बीजेपी की तरफ आकर्षित करने को लेकर एक तरह से मुहिम चली थी। पसमानदा समुदाय को लेकर जगह जगह सम्मेलन किया गया था, जगह जगह कार्यक्रम हुए थे। उसमें सभी जो पार्टी के जो नेता हैं या जो मौजूदा समय में जो सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे देख रहे हैं, डिप्टी सीएम को या फिर कई मंत्री हो, वो इसमें कहीं न कहीं इसमें भागीदारी किए गए थे। इसके अलावा अगर आप देखें कि मुस्लिम वोटर्स के अलावा बीजेपी के का एक टारगेट है
बहुजन वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने को लेकर, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इस बैठक के जरिए जो एक तरह से महानगर क्षेत्र की बैठक होनी है, तो उसमें भी ये चर्चा किया जाएगा और मूल रूप से जो 9 साल के कार्यकाल रहे हैं मोदी सरकार के, उसके बारे में भी मूल मंत्र दिया जाएगा। जी संगीत, जिस तरीके से आपने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा और उसको गिनाया जाएगा और आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। मोदी के 9 साल देखा जाए तो महंगाई और बेरोजगारी एक बहुत ही अहम मुद्दा रहा है। इसको बीजेपी किस तरीके से जमीनी स्तर पर इसका बचाव करेगी? बीजेपी ने एक मुहिम छेड़ी थी जो फ्री राशन को लेकर, निःशुल्क राशन या मुफ्त राशन के लेकर। वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए जो विधानसभा चुनाव था बहुत फायदेमंद रहा है, और जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र के जो वोटर्स हैं वो जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री के तौर पे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, प्रधानमंत्री बीमा की बात हो, या तमाम तरह की जो योजनाएं बुजुर्गों के लिए किया जाता है, अलग समुदाय के गरीब तबके के लिए किया जाता है, वो कहीं न कहीं कारगर साबित हुआ है। लेकिन एक चीज और भी आप देखें कि जो अलग-अलग वोटर्स को लेकर ये पार्टी का, ये अगर हम बीजेपी की बात करें, पार्टी ऐसी पार्टी है जो हर चुनाव को अहमियत मानती है, चाहे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव या पर नगर स्तर के चुनाव, सभी को अहमियत मानती है। अगर जब हम बात उस पे मोदी सरकार के कार्यकाल में जो योजनाएं लागू की गई थी जमीनी स्तर को उतारने की, अगर हम उसकी बात करें तो हमने पहले भी बताया कि जो राशन को, निःशुल्क राशन की बात हो, जो कोविड कोरोना दौर में एक तरह से सबसे जरूरतमंद ये थी कि लोगों का पेट भरे, क्योंकि कोरोना काल में सारी व्यवस्थाएं ठप हो चुकी थी। इसके अलावा चीजों को लेकर अलग अलग जगहों पर आप देखें तो वो कहीं ना कहीं ठप हो चुकी थी, कार्य पूरे खत्म हो चुके थे, कि कोई भी रोजगार के साधन नहीं थे। तो जो निःशुल्क एक मुफ्त राशन दिए गए थे वो कहीं ना कहीं लाभदायक हुआ है जमीनी स्तर पे वोटर्स को साधने के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें तो उसके वोटर्स को साधने के लिए एक तरह से लाभदायक हुआ है। तो ये योजनाएं लोकसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं एक तरह से लागू किया जाएगा, और एक तरह से वोटर्स को जो आकर्षित करने की बात बीजेपी करती है वो कहीं ना कहीं इसका लाभदायक होगा। जी संगीत, आपने जिस तरीके से बताया कि राशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, और बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर विस्तार से हमसे बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि बैठक में सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे और उनके साथ ही बीजेपी महानगर अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबर लखनऊ से, जहां पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे मंत्री संजय निषाद। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं संजय निषाद। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने के लिए संजय निषाद भरपूर प्रयास कर रहे हैं। निषाद पार्टी का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। पार्टी अध्यक्ष मंत्री संजय निषाद के आवास पर इसका आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि 23 और 24 मई को होने वाली कार्यशाला में पार्टी नेता भी शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी मोर्चा के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। तो बड़ा आयोजन होने जा रहा है। संजय निषाद के घर पर ही इसका आयोजन होगा। 23 और 24 मई को कार्यशाला पार्टी में कई नेता जो हैं वो शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी मोर्चा पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, पार्टी को मजबूत करने के लिए संजय निषाद जो हैं वो भरसक प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं संजय निषाद। निषाद पार्टी को 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। आपको बता दें कि पार्टी अध्यक्ष मंत्री संजय निषाद के आवास पर इसका आयोजन किया जाना है। निषाद पार्टी का 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि संजय निषाद के घर पर ही इसका आयोजन किया जाएगा। तेईस और 24 मई को होने वाली कार्यशाला में कई नेता जो हैं वो शामिल होंगे। प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, पार्टी मोर्चा के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। अगली खबर चंदौली से, जहां पर कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हुए। डीडीयू गया रूट बाधित। कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पास 2 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। डीडीयू गया रूट बाधित हो गई, जिसके बाद कई ट्रेनें भी प्रभावित हुई हैं। रेलवे दावा
जल्द। रेलवे का दावा है कि जल्द ही निर्बाध हो जाएगी लाइन। डीडीओ और गया का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। डीडीओ रेल मंडल 054122541146 नंबर जारी किया गया है। रेल मंडल का भी नंबर जारी किया गया है। आपको बता दें कि दो डिब्बे जो हैं वो ट्रेन के वो बेपटरी हो गए। चंदौली से खबर आपको बता रहे, कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर आए हैं। पटरी से उतरने के बाद बेपटरी हुए। आपको बता दें कि डीडीयू गया रूट जो है वो बाधित हो गया है। कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पास 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके बाद जो रूट था वो पूरी तरह से बाधित हो गया, जिसके बाद कई ट्रेनों के समय पर भी प्रभाव पड़ा है। कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। अगली खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पर खेत की रखवाली करने गए व्यक्ति की मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। त्रिलोकपुर पुलिस ने कार्रवाई में जुटी है। आपको बता दें कि त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के करीकवा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में रखवाली करने गए व्यक्ति की मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हुई है। पीड़ित परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। त्रिलोकपुर पुलिस ने कार्रवाई जुटी है। संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत हुई। पीड़ित परिवार ने जताई है हत्या की आशंका। त्रिलोकपुर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के हरिकवा का मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर खेत में रखवाली करने गए एक व्यक्ति की मौत हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। वहीं परिजनों ने हत्या करने की आशंका जताई है। वहीं महाराजगंज से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है कि डीसीएम और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक चालक की इस दौरान दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक चालक की दर्दनाक मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डीसीएम चालक को कब्जे में लेकर के कार्रवाई में पुलिस जुटी है। कोटीबार थाना क्षेत्र के बिसोखोर की घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर इस सड़क हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डीसीएम चालक को कब्जे में लेकर के कार्रवाई में जुटी है पुलिस। कोटीबार थाना क्षेत्र के बिसोखोर की घटना आपको बता रहे हैं। महाराजगंज से खबर है, जहां पर डीसीएम और बाइक में भिड़ंत हो गई। बाइक चालक की इस दौरान दर्दनाक मौत हो गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।